नमस्ते। आज हम उतर रहे हैं केमिस्ट्री की गहराइयों में और हमारे हाथ लगे हैं चैप्टर 2 से जुड़े कुछ सोर्सेस। टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब हमारे आसपास जो चीजें हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या वो साइंस की नजर में वाकई प्योर यानी शुद्ध है? आज का मिशन सीधा है ये समझना कि भाई साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर का असली मतलब क्या है और ये मिक्सचर्स यानी मिश्रण ये क्या बला है। हम कोशिश करेंगे सब कुछ सिंपल इंग्लिश में रखने की ताकि कॉन्सेप्ट्स आसानी से पकड़ में आ जाए। और देखिए मजे की बात यह है, जिस चीज को हम आम बोलचाल में प्योर कह देते हैं, है ना, जैसे प्योर घी या प्योर दूध, साइंस उससे शायद प्योर न माने। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये चक्कर क्या है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। साइंटिफिक नजरिए से प्योर होने का मतलब क्या है? जब कोई साइंटिस्ट कहता है कि ये सब्सटेंस प्योर है तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए, साइंस में प्योर सब्सटेंस का मतलब काफी स्पेसिफिक होता है। मतलब एकदम साफ। इसका मतलब है ऐसा मटेरियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हों, बिल्कुल एक जैसे। जैसे सोचिए एक डिब्बे में सिर्फ लाल रंग की गोलियां हैं, कोई और रंग या साइज की नहीं, बस वैसी ही बात है। अच्छा। सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स। हाँ। और इन सारे पार्टिकल्स की केमिकल नेचर, मतलब उनके अंदरूनी गुण, उनकी प्रॉपर्टीज, वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ही तरीके से बिहेव करेंगे। ओके। और ये गुण हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब बदलते नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर सॉल्ट यानी नमक, उसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। हाँ। अब आप नमक चाहे समुद्र के पानी से निकालें या पहाड़ की खान से, उसके दाने का टेस्ट, उसका केमिकल बिहेवियर वो हमेशा सेम रहेगा। वो एक प्योर सब्सटेंस है। एक और अच्छा एग्जाम्पल है शुगर यानी चीनी। केमिकली इसे सुक्रोज कहते हैं। उसका हर क्रिस्टल मीठा होता है और केमिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। ये होते हैं प्योर सब्सटेंसेस जिनमें यूनिफॉर्मिटी हो, एकदम पार्टिकल लेवल तक। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर चीजें जो हम रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध, हवा, मिट्टी, शरबत, वो टेक्निकली साइंस की डेफिनेशन के हिसाब से प्योर नहीं है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, रियलिटी यही है कि हमारे आसपास मौजूद ज्यादातर मटेरियल्स असल में मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर्स? अच्छा, मिक्सचर यानी मिश्रण का मतलब है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में फिजिकली मिले हुए हों पर केमिकली जुड़े हुए ना हो। आप इसे फ्रूट सैलेड की तरह समझ सकते हैं। आप उसमें अलग अलग फल देख और पहचान सकते हैं ना। हाँ। वैसे ही जैसे आपने मिल्क यानी दूध का जिक्र किया, सोर्सेज बताते हैं कि दूध, पानी, फैट यानी वसा, प्रोटीन्स, लैक्टोज यानी एक तरह की शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब का मिक्सचर है। तभी तो दूध को रखने पर मलाई, जो ज्यादातर फैट होती है, वो ऊपर आ जाती है, अलग हो जाती है। प्योर सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता। सही कहा, मलाई तो अलग हो ही जाती है। या फिर सी वाटर, समुद्र का पानी ले लीजिए। ये पानी में घुले हुए कई तरह के सॉल्ट्स और मिनरल्स का मिक्सचर है। पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो पीछे सफेद क्रिस्टल्स रह जाते हैं। वो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, मिक्सचर था वो। एक सॉइल यानी मिट्टी तो और भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें रेत के कण, चिकनी मिट्टी यानी क्ले, गले सड़े पत्ते ऑर्गेनिक मैटर, पानी, हवा और अनगिनत छोटे छोटे जीव, सब कुछ मिला हुआ है। बाप रे, काफी कुछ है मिट्टी में तो। बिल्कुल। और एयर, हवा, जिसे हम कभी कभी प्योर एयर समझ लेते हैं, वो भी प्योर नहीं है। ये तो गैसेस का मिक्सचर है। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन करीब 21% होती है, और साथ में थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और पानी की भाप, वाटर वेपर जैसी दूसरी गैसेस भी मिली होती हैं। अच्छा, हवा भी मिक्सचर है। ठीक है, ये बात तो साफ हो गई। प्योर मतलब एक ही तरह के पार्टिकल्स, मिक्सचर मतलब कई तरह के पार्टिकल्स का जमावड़ा। पर आपने जैसे फ्रूट सैलेड का एग्जाम्पल दिया, उसमें फल अलग अलग दिखते हैं। लेकिन अगर मैं पानी में नमक घोल दूं तो नमक दिखता नहीं, पर वो मिक्सचर तो है। तो क्या मिक्सचर्स के भी टाइप्स होते हैं, लाइक अलग अलग तरह के? हाँ, बिल्कुल। मिक्सचर्स कैसे बने हैं, इस आधार पर साइंटिस्ट उन्हें दो मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। की फैक्टर ये है कि मिली हुई चीजें कितनी इवनली यानी कितनी एक सार फैली हुई हैं। इवनली, ओके। पहला टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस का मतलब ही है एक जैसा। इन मिक्सचर्स का कॉम्पोजिशन यानी बनावट पूरी तरह यूनिफॉर्म होती है।
आप मिक्सचर को कहीं से भी देखें, वो एक जैसा ही नजर आएगा। आप उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को आंखों से पहचान नहीं सकते। अच्छा, मतलब सब कुछ घुल मिल गया एकदम। हाँ, जैसे सॉल्ट वाटर, नमक का पानी। नमक पानी में घुलने के बाद गायब सा हो जाता है। पानी क्लियर रहता है, टेस्ट सॉल्टी हो जाता है, पर नमक के कण नजर नहीं आते। लेमनेड, सोडा वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में डिसॉल्व होती है, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। एयर, हवा भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। गैसेस इतनी अच्छी तरह मिक्स्ड है कि हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, हवा में तो कुछ अलग दिखता नहीं। इन्हीं होमोजीनियस मिक्सचर्स को आमतौर पर सॉल्यूशंस कहा जाता है। सॉल्यूशन एक तरह का परफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर है जहां चीजें इतनी घुल मिल जाती है कि वो एक सिंगल सब्सटेंस जैसा लगने लगता है। सॉल्यूशंस, ठीक है। यहीं पे सोर्सेज में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। मेटल्स यानी धातुओं को मिक्स करने पर क्या होता है? जैसे ब्रास यानी पीतल, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो भी सॉल्यूशन है? बहुत अच्छा सवाल है। ब्रास भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड? वाओ! हाँ, ऐसे सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर्स को एलॉयज कहते हैं। एलॉयज बनाने के लिए आमतौर पर मेटल्स को पिघलाकर उन्हें अच्छी तरह मिक्स किया जाता है और फिर ठंडा करके सॉलिड बना लिया जाता है। जैसे सोर्सेज बताते हैं कि ब्रास पीतल बनाने के लिए लगभग 70% कॉपर, तांबा और 30% जिंक को पिघलाकर मिलाते हैं। जो नतीजा मिलता है पीतल, वो सुनहरे रंग का होता है और कॉपर या जिंक अकेले से ज्यादा मजबूत होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। एलॉयज बनाना मेटलर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वाओ! एलॉयज भी सॉल्यूशंस की तरह होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, बस सॉलिड फॉर्म में। ये तो वाकई इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, तो ये हुई होमोजीनियस मिक्सचर्स की बात। अब दूसरा टाइप कौन सा है जिसमें मिली हुई चीजें अलग-अलग दिखती हैं? वो कीचड़ वाले पानी जैसा? हाँ, उस टाइप को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या अलग-अलग। राइट। जैसा नाम वैसा काम। इनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी ये हर जगह से एक जैसे नहीं दिखते। आप मिक्सचर के अलग-अलग कंपोनेंट्स को आसानी से देख सकते हैं। उनमें साफ-साफ बाउंड्रीज नजर आती हैं। अच्छा, बाउंड्रीज दिखती हैं। हाँ, जैसे सॉसेज में एग्जाम्पल है सॉल्ट और आयरन फाइलिंग्स का मिक्सचर। आप सफेद नमक के क्रिस्टल्स और काले लोहे के कणों को साफ-साफ अलग पहचान सकते हैं। आप चाहें तो मैग्नेट घुमाकर लोहे के कणों को आसानी से अलग भी कर सकते हैं, जो बताता है कि वो केमिकली कंबाइन नहीं हुए हैं। हाँ, ये तो स्कूल में किया था। मैग्नेट से लोहा अलग हो जाता है। बिल्कुल। या फिर ऑयल और वाटर, तेल और पानी, उन्हें कितना भी मिलाने की कोशिश करें, वो मिक्स नहीं होते। तेल हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर तैरने लगता है और आप दोनों लिक्विड्स के बीच एक क्लियर बाउंड्री देख सकते हैं। कीचड़ वाला पानी भी हेट्रोजीनस है। मिट्टी के कण पानी में फैले होते हैं पर घुले नहीं होते और अक्सर नीचे बैठ जाते हैं। ओके, तो अब मुझे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का फर्क समझ आ रहा है। आपने कहा होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशंस भी कहते हैं। चलिए सॉल्यूशंस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सोर्स मटेरियल इनके बारे में क्या खास बातें बताता है? इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? हाँ, सॉल्यूशन एक बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस इतने परफेक्टली मिक्स होते हैं कि वो एक सिंगल फेज यानी एक ही अवस्था में नजर आते हैं। सिंगल फेज? हाँ, सॉल्यूशन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसा सोर्सेज में बताया गया है। एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ये वो कंपोनेंट है जो घोलने का काम करता है और आमतौर पर ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है, जैसे पानी, जिसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोल सकता है। हाँ, पानी तो बहुत कुछ घोल लेता है। बिल्कुल। और दूसरा होता है सोल्यूट। सोल्यूट ये वो कंपोनेंट है जो घुलता है और आमतौर पर कम मात्रा में होता है, जैसे पानी में घुला हुआ नमक या चीनी। सोल्यूट। सॉल्वेंट और सोल्यूट, हाँ। ठीक है। अब सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं सोर्सेज के हिसाब से? 1, ये होमोजेनस होते हैं यानी यूनिफॉर्म दिखते हैं, एकदम एक जैसे। 2, इनके पार्टिकल्स यानी सोल्यूट के कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे। नैनोमीटर कितना छोटा होता है? अरे बहुत छोटा, अंदाजा लगाइए कि एक बाल की मोटाई से भी हजारों गुना छोटा। इतने छोटे कि आप इन्हें पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। बाप रे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं? जी हाँ, इसी वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। मतलब अगर आप सॉल्यूशन से टॉर्च की रोशनी गुजारें तो आपको रोशनी का रास्ता यानी बीम नजर नहीं आएगा।
इसीलिए ज्यादातर सॉल्यूशंस ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होते हैं। अच्छा, इसलिए साफ देखते हैं। हाँ, ये स्टेबल होते हैं। मतलब अगर आप सॉल्यूशन को बिना हिलाए छोड़ दें तो सोल्यूट के पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, जैसे नमक पानी में घुला ही रहता है। और 5, इन्हें नॉर्मल फिल्ट्रेशन यानी छानकर अलग नहीं किया जा सकता। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के छेदों से आसानी से निकल जाते हैं। अच्छा, पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं और लाइट को स्कैटर भी नहीं करते और फिल्टर भी नहीं होते। लेकिन आपने कहा सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलता है, क्या इसकी कोई लिमिट होती है? जैसे मैं चाय में चीनी डालता जाऊं तो क्या वो हमेशा घुलती रहेगी, या कभी हल्की मीठी होती है कभी ज्यादा? इसका क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल लिमिट होती है। यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेंट्रेशन। ओके। कॉन्सेंट्रेशन का सीधा मतलब है कि किसी दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। ये बताता है कि सॉल्यूशन कितना डिल्यूट यानी हल्का है या कितना कॉन्सेंट्रेटेड यानी गाढ़ा है। जैसे आपकी चाय कितनी मीठी है, ये उसमें घुली हुई चीनी की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन, ओके। इसी से जुड़े 2 टर्म्स सोर्सेज में है। एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन है जिसमें दिए गए टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट घुला जा सकता है, जैसे एक बैग जिसमें अभी और सामान रखने की जगह बाकी है। अच्छा, जिसमें और घुल सकता है। हाँ। दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन है जिसमें उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल चुका है। अब अगर आप और सॉल्यूट डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं बल्कि नीचे बैठ जाएगा। जैसे एक बैग जो पूरे तरह भर चुका है, उसमें और जगह नहीं है। हर सब्सटेंस की अपनी एक सॉल्युबिलिटी होती है जो बताती है कि किसी दिए गए सॉल्वेंट में किसी टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम कितना घुल सकता है। सैचुरेटेड मतलब फुल, समझ गया। सोर्सेज में कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के तरीके भी दिए हैं, पर हम उसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बस ये समझ लें कि साइंटिस्ट्स इसे एक्यूरेटली मेजर करते हैं। जैसे एक तरीका है मास बाय मास परसेंटेज। एग्जाम्पल के लिए, अगर 15 ग्राम नमक को 135 ग्राम पानी में घोलें तो टोटल सोल्यूशन का मास हो गया 15 + 135 = 150 ग्राम्स। कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास इनटू 100, यानी 15 150 × 100। अच्छा, 10%। हाँ, 10%। इसका मतलब हुआ कि सोल्यूशन के टोटल मास का 10% हिस्सा नमक है। ओके, तो सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं और नीचे बैठते भी नहीं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी समझ आ गया। अब सोचें उन मिक्सचर्स के बारे में जहां पार्टिकल्स थोड़े बड़े हों, दिखें भी और शायद नीचे बैठ भी जाएं। जैसे आपने कीचड़ वाले पानी का जिक्र किया था। सस्पेंशन, उसे क्या कहते हैं? हाँ, ये एक जरूरी सवाल उठाता है कि जब पार्टिकल्स डिसॉल्व होने के बजाय लिक्विड में फैले रहें और आंखों से नजर आएं, तब क्या होता है? ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं। मडी वाटर यानी कीचड़ वाला पानी इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। बारिश के बाद पोखर के पानी में मिट्टी के कण तैरते हुए साफ दिखते हैं। हाँ, वो तो दिखते हैं। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन से काफी अलग होती हैं। 1, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। आप मिट्टी के कणों को पानी से अलग देख सकते हैं। 2, पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है, आमतौर पर 100 नैनोमीटर से ज्यादा, इतना बड़ा कि वो आंखों से दिख जाते हैं। अच्छा, 100 नैनोमीटर से बड़े। जी, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। अगर आप मडी वाटर से टॉर्च की रोशनी गुजारेंगे तो आपको रोशनी का रास्ता धुंधला सा नजर आएगा। सॉल्यूशन में नहीं दिखता था, ये अनस्टेबल होते हैं। अगर सस्पेंशन को थोड़ी देर बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो भारी पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन। जैसे कीचड़ वाले पानी में मिट्टी नीचे जम जाती है। हाँ, जम जाती। और 5, इन्हें फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता है क्योंकि पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के छेदों से बड़े होते हैं। वो फिल्टर पेपर पर रुक जाते हैं और साफ लिक्विड नीचे निकल जाता है। चॉक पाउडर को पानी में मिलाना या आटे व्हीट फ्लावर को पानी में मिलाना भी सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे पास हो गए सॉल्यूशंस जिनमें सब कुछ परफेक्टली मिक्स है, कण बहुत छोटे, और सस्पेंशंस जिनमें कण बड़े हैं, दिखते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। क्या इनके बीच की भी कोई कैटेगरी होती है? कुछ ऐसा जो ना पूरी तरह सॉल्यूशन हो ना पूरी तरह सस्पेंशन, समथिंग इन बिटवीन? बिल्कुल। और यहीं पर आते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स, ये मिक्सचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं।
कोलॉइड्स अक्सर देखने में होमोजीनियस लगते हैं, सॉल्यूशन की तरह यूनिफॉर्म दिखते हैं, लेकिन असल में वो होते हेट्रोजीनियस हैं पार्टिकल लेवल पर। लगते होमोजीनियस पर होते हेट्रोजीनियस, ये कैसे? हाँ, इनके पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन से बड़ा होता है पर सस्पेंशन से छोटा, आमतौर पर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर्स के बीच। ये इतने छोटे होते हैं कि आंखों से अलग अलग नजर नहीं आते, लेकिन इतने बड़े जरूर होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। ये इनकी खास पहचान है। मिल्क, दूध इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। दूध हमें देखने में तो एक जैसा सफेद लिक्विड लगता है, पर असल में वो पानी में फैले हुए फैट और प्रोटीन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिक्सचर है। कोलॉइड है वो। अच्छा, दूध कोलॉइड है। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक, दिखते होमोजेनस है पर होते हेट्रोजेनस है। दूसरा, पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इंडिविजुअली आंखों से नहीं दिखते। तीसरा, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। इस इफेक्ट का एक खास नाम है, जैसा सोर्सेज बताते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। हाँ, ये कोलॉइड्स की पहचान करने का एक तरीका है। सॉल्यूशंस ये इफेक्ट नहीं दिखाते, सस्पेंशंस दिखाते हैं, पर उनमें पार्टिकल्स दिख भी जाते हैं। कोलॉइड्स में दिखते नहीं पर लाइट स्कैटर होती है। ये सस्पेंशंस के मुकाबले काफी स्टेबल होते हैं। इनके पार्टिकल्स बहुत धीरे धीरे सेटल होते हैं या होते ही नहीं। दूध रखने पर मलाई ऊपर आती है, पर बाकी हिस्सा काफी देर तक यूनिफॉर्म रहता है। इन्हें नॉर्मल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता। कोलॉइडल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के छेदों से निकल जाते हैं। इन्हें सेपरेट करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी बहुत तेजी से घुमाना, जिससे भारी पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, जैसा वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के लिए होता है या दूध से क्रीम निकालने के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन, हाँ, वो क्रीम निकालने वाली मशीन देखी है। ओके। टिंडाल इफेक्ट, ये नाम सुनने में टेक्निकल लग रहा है, पर आपने कहा ये कोलॉइड्स की पहचान है। ये होता क्या है असल में? इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, टिंडल इफेक्ट समझना कोलॉइड्स को समझने के लिए जरूरी है। ये फिनोमिनन तब होता है जब लाइट की बीम किसी कोलॉइड या बहुत महीन सस्पेंशन से गुजरती है। कोलॉइड के पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन पार्टिकल से बड़े होते हैं, आने वाली लाइट को टकराकर अलग अलग डायरेक्शंस में फैला देते हैं, यानी स्कैटर कर देते हैं। इसी स्कैटरिंग की वजह से हमें लाइट का पाथ, उसका रास्ता, उस मिक्सचर के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, इसलिए उनमें लाइट का पाथ नहीं दिखता। अच्छा, तो पार्टिकल्स लाइट को फैला देते हैं, इसलिए रास्ता दिखता है। एग्जैक्टली। और ये इफेक्ट हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर देखते हैं। सोर्सेज में इसके अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कभी ध्यान दिया है किसी अंधेरे कमरे में अगर रोशनदान से सूरज की रोशनी आ रही हो तो उस रोशनी की बीम में हवा में तैरते धूल के कण चमकते हुए दिखते हैं। हाँ हाँ, वो बीम दिखती है बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स एक तरह का कोलॉइड या फाइन सस्पेंशन बनाते हैं और लाइट को स्कैटर करते हैं, जिससे पूरी बीम विजिबल हो जाती है। टिंडल इफेक्ट है वो। या फिर किसी घने जंगल में सुबह के वक्त पेड़ों की झुरमुट कैनपी से छनकर आती हुई सनबीम्स साफ दिखाई देती हैं। हाँ, फिल्मों में दिखाते हैं वैसा। बिल्कुल। वहाँ हवा में मौजूद पानी की नन्ही बूंदें, मिस्ट या पोलन ग्रेन्स कोलॉइड की तरह काम करते हैं और टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। एक और कॉमन एग्जाम्पल, जब कोहरा छाया हो तो रात में कार की हेडलाइट्स की बीम फैल जाती है और उसका रास्ता साफ नजर आता है। फॉग क्या है? हवा में पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदों का कोलॉइड ही तो है, जिसे एरोसॉल कहते हैं। वाह कमाल है। मतलब ये टिंडल इफेक्ट तो हमारे चारों तरफ होता रहता है। तो कोलॉइड्स हमारी डेली लाइफ में काफी कॉमन है। दूध के अलावा और क्या एग्जांपल्स हैं? सोर्सेज में शायद इनके टाइप्स भी दिए होंगे। हाँ, कोलॉइड्स बहुत तरह के होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर किया जाता है कि कौन सी चीज, जिसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, यानी जो फैली हुई है, किस चीज में, जिसे डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, यानी जिसमें फैली हुई है, डिस्पर्स्ड है। बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलग अलग कॉम्बिनेशन से तरह तरह के कोलॉइड्स बनते हैं। अच्छा, क्या किसमें घोला है उस हिसाब से? हाँ, घोला नहीं, फैला हुआ है कहेंगे, डिसॉल्व नहीं हुआ। सोर्सेज में दिए गए कुछ एग्जाम्पल्स देखें। फोम, जैसे व्हिप्ड क्रीम, फेटी हुई क्रीम या शेविंग फोम, इसमें गैस फैली होती है लिक्विड में। फोम, हाँ। इमल्शन, जैसे मिल्क, दूध, मेयोनेज,
इसमें एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में फैला होता है, ऐसे लिक्विड जो नॉर्मली मिक्स नहीं होते। मेयोनेज। हाँ, वो भी कोलॉइड है। सॉल जैसे मड, कीचड़, पेंट, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स फैले होते हैं लिक्विड में। एरोसॉल जैसे फॉग, कोहरा, मिस्ट, धुंध, स्मोक, धुआं, क्लाउड्स, बादल, इसमें लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स फैले होते हैं गैस जैसे हवा में। स्मोक भी एरोसोल है। हाँ, और जेल जैसे जेली, जेलेटिन, चीज, पनीर, हेयर जेल, इसमें लिक्विड फंसा होता है सॉलिड के एक नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर में। तो आप देख सकते हैं सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम कितने सारे कोलॉइड से घिरे रहते हैं। ये तो वाकई कमाल है। चीज, जेली, पेंट, धुआं, सब कोलॉइड्स। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स, सस्पेंशंस के बारे में इतनी बातें की। अगर हमें कोई मिक्सचर दिया जाए तो उसे जल्दी से कैसे पहचानें? क्या सोर्सेज में कोई क्विक गाइड जैसा कुछ है? हाँ, सोर्सेज एक सिंपल तरीका सुझाते हैं इन्हें डिफरेंशिएट करने का। स्टेप 1, क्या मिक्सचर को देखने पर उसमें अलग अलग पार्टिकल्स या लेयर्स साफ नजर आ रहे हैं? अगर हाँ, यस, तो वो सस्पेंशन है या कोई और ऑब्वियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर नहीं, यानी वो देखने में यूनिफॉर्म लग रहा है, तो स्टेप 2 पर जाएं। ओके। स्टेप 2, क्या उस मिक्सचर से लाइट बीम गुजारने पर लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, यानी टिंडल इफेक्ट दिख रहा है? अगर हाँ, यस, तो वो कोलॉइड है। अगर नहीं, नो, तो स्टेप 3 पर जाएं। राइट, टिंडल इफेक्ट है तो कोलॉइड। स्टेप 3, अगर मिक्सचर यूनिफॉर्म दिख रहा है और टिंडल इफेक्ट भी नहीं दिखा रहा, तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो मूल अंतर पार्टिकल साइज, लाइट स्कैटरिंग एबिलिटी, टिंडल इफेक्ट, स्टेबिलिटी, पार्टिकल्स नीचे बैठते हैं या नहीं, और फिल्ट्रेशन से सेपरेट होने की एबिलिटी में है। सॉल्यूशंस सबसे स्टेबल, सबसे छोटे पार्टिकल्स वाले, सस्पेंशंस सबसे अनस्टेबल, सबसे बड़े पार्टिकल्स वाले, और कोलॉइड्स इन दोनों के बीच में आते हैं, देखने में स्टेबल पर पार्टिकल्स इतने बड़े कि लाइट स्कैटर कर सकें। ये बढ़िया समरी है। पार्टिकल साइज, टिंडल इफेक्ट, स्टेबिलिटी, ये की पॉइंट्स हैं। और ये सब जानना, सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स, सस्पेंशंस का फर्क, ये सिर्फ एकेडमिक नॉलेज है या इसका रियल वर्ल्ड में भी कोई यूज है? ये जानकारी हमारे लिए जरूरी क्यों है? कहाँ काम आती है ये सब? अरे, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखती है। इसके एप्लीकेशंस अनगिनत हैं। जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पीने का पानी साफ करने के लिए इंजीनियर्स इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। पानी में मिली हुई गंदगी सस्पेंशन के रूप में हो सकती है, जैसे रेत, मिट्टी, कोलॉइड के रूप में हो सकती है, जैसे बहुत महीन क्ले पार्टिकल्स, या सॉल्यूशन के रूप में, जैसे घुले हुए सॉल्ट्स या केमिकल्स। इन्हें हटाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। सेटलिंग टैंक्स सस्पेंशन के लिए, स्पेशल केमिकल्स, कोएगुलेंट्स कोलॉइड्स को जमा करने के लिए, फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्यूशंस के लिए। ये सब मिक्सचर्स के प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। हाँ, पानी साफ करना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर मेडिसिन प्रोडक्शन, दवाइयों बनाने में बहुत सी दवाइयाँ प्योर सब्सटेंसेस होती हैं जिन्हें मिक्सचर से प्यूरिफाई करके बनाया जाता है। दूसरी तरफ कई दवाइयाँ जैसे कॉफ सिरप्स, एंटासिड्स, क्रीम्स, लोशंस असल में सस्पेंशंस या स्टेबल कोलॉइड्स इमल्शंस होती हैं। उनका असर या इफेक्टिवनेस और वो कितने समय तक स्टेबल रहेंगी, ये उनके पार्टिकल साइज और मिक्सचर टाइप पर डिपेंड करता है। गलत टाइप का मिक्सचर बनाने से दवा बेकार हो सकती है। अच्छा, दवाओं में भी ये सब होता है? हाँ जी, और फूड इंडस्ट्री तो कोलॉइड्स और सस्पेंशन से भरी पड़ी है। मेयोनेज, तेल और पानी का इमल्शन, आइसक्रीम जिसमें फोम भी है, इमल्शन भी, बटर, चीज, जेल, सॉसेस, पेंट, सॉल्ट्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब की टेक्सचर, स्टेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोलॉइड्स और मिक्सचर्स की साइंस समझना बेहद जरूरी है। अरे हाँ, आइसक्रीम, मेयोनीज, सोचा ही नहीं था कि ये सब कोलॉइड्स हैं। तो बेसिकली चीज़ों को अलग करने, सेपरेट करने, प्योरीफाई करने या फिर स्टेबल और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मिक्सचर्स की टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना फंडामेंटल है। ये नॉलेज इंडस्ट्री से लेकर एनवायरनमेंट तक हर जगह काम आती है। ओके, तो आज की बातचीत से ये साफ हुआ कि साइंस में प्योर का मतलब बड़ा सीधा है, सिर्फ एक तरह का पार्टिकल। ज्यादातर चीजें जिन्हें हम देखते हैं वो मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर्स मोटे तौर पर दो तरह के,
होमोजीनियस जो एक जैसे दिखते हैं जैसे सॉल्यूशंस, एलॉयज, और हेट्रोजीनियस जिनमें अलग-अलग हिस्से नजर आते हैं जैसे सस्पेंशंस। और फिर पार्टिकल साइज के आधार पर हमने सॉल्यूशंस जो सबसे छोटे कण लाइट स्कैटर नहीं करते, कोलॉइड्स बीच के कण टैंडल इफेक्ट दिखाते हैं, और सस्पेंशंस सबसे बड़े कण नीचे बैठ जाते हैं। कोलॉइड्स और उनका टैंडल इफेक्ट तो वाकई काफी कूल फिनोमेना है। बिल्कुल। हमने देखा कि पार्टिकल साइज कितना क्रूशल है। वो ही तय करता है कि मिक्सचर कैसा दिखेगा और कैसा बिहेव करेगा। और जाते जाते एक सोचने वाली बात जो सॉसेस से ही निकलती है। देखिए, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो नॉर्मली गैसेस का सॉल्यूशन है, होमोजीनियस लगती है। पर जब सर्दियों में फॉग छा जाता है तो वही हवा पानी की नन्ही बूंदों का कोलॉइड एरोसोल बन जाती है, हेट्रोजीनियस हो जाती है और टिंडल इफेक्ट दिखाने लगती है। हाँ, ये तो है। जरा सोचिए, हवा की फिजिकल स्टेट में इस बदलाव से सिर्फ विजिबिलिटी ही कम नहीं होती, बल्कि शायद साउंड जिस तरह ट्रैवल करता है उस पर भी कुछ असर पड़ता होगा। दिस इज समथिंग टू पॉन्डर। दैट्स अ फैसिनेटिंग थॉट। हवा का सॉल्यूशन से कोलॉइड बन जाना और उसके इम्प्लीकेशंस, आवाज पर असर, वाकई सोचने के लिए एक बढ़िया पॉइंट है। इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।